नमस्कार, वीडियो की संख्या में देखते हैं सेलेक्टर नोट्स का यह एक और लेक्चर जो कि समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति सार गर्भित सप्रमाण एवं विमर्श युक्त सेलेक्टर नोट्स है और इसमें प्राचीन भारत का इतिहास को इस लेक्चर में कवर करेंगे। यह अवधारणात्मक एवं तथ्यात्मक विश्लेषण के साथ पूर्वालोकन संगत प्रस्तुति है समसामयिक घटना चक्र की। अंतर्गत देखें अनुक्रमणिका के अंतर्गत जो है इतिहास एवं इतिहास लेखन इस पर लेक्चर अपलोड किया जा चुका है सेलेक्टर नोट्स का प्राचीन भारत पर आधारित। इसके बाद प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर अपलोड किए जा चुके हैं, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। साथ ही भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृति पर भी लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं। भारत की ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति पर भी बनाए जा चुके हैं लेक्चर। इस लेक्चर में जो हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता, ये पाँचवां लेक्चर जो है 5वें टॉपिक पर इस महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे सेलेक्टर नोट्स के अंतर्गत ये सीरीज है। इसके अलावा वैदिक काल पर भी सेलेक्टर नोट्स के लेक्चर बनाए जा चुके हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। धार्मिक आंदोलन पर भी बनाए जा चुके हैं। बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म इत्यादि पर भी सेलेक्टेड नोट्स के जो है नोट्स बनाए जा चुके हैं। यह लेक्चर अपलोड किया जा चुका है। इसके बाद 6वीं शताब्दी से पूरे भारत की राजनीतिक स्थिति पर भी चर्चा की जा चुकी है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसमें देखते हैं हड़प्पा सभ्यता, इस टॉपिक को लेकर चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से, यानी इसमें देखें तो यह जो आपका है यूपीएससी, यानी यह जो अंक होगा यूपीएससी की परीक्षाओं के लिए, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स के लिए, और साथ ही देखें तो यूपीपीएससी के एग्जाम्स के लिए, जिसके अंतर्गत देखें यूपीपीएससी अपर पीटी एग्जाम 2025, मेंस एग्जाम 2024, आरओआर री एग्जाम 2023। इसके अलावा देखें तो बीपीएससी के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, यानी 70वें बीपीएससी मेंस एग्जाम 2024, 71वें बीपीएससी पीटी एग्जाम 2025। इसके अलावा एमपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, साथ ही साथ यूपीएससी और एसएससी के लिए भी अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। इससे पहले हमने जो इसमें देखा वो देख लेते हैं। तो इतिहास एवं इतिहास लेखन पर हमने चर्चा कर लिया है पूर्व के लेक्चर में, ये सारी जानकारी दी गई, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ये सारी जानकारी उसमें दी गई लेक्चर में, ये सारी जानकारी कवर की गई है। इसमें आप देख सकते हैं भारत के सांस्कृतिक प्रागैतिहासिक संस्कृतियों पर भी चर्चा की गई है। ये सारे लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं, वहाँ से आप सारे जो है टॉपिक है आप उसको देख सकते हैं। विस्तार रूप से उसमें चर्चा किया गया है, यानी ये सारी जानकारी जो है पूर्व के लेक्चर में दे दी गई है। तो आज हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता पर जो है चर्चा कर रहे हैं। साथ ही जो ये है, यानी इसके साथ ही साथ जो है जीएस वर्ड के जो 60 नोट्स हैं इस पर आधारित जो है वो हमने चर्चा कर लिया था। यानी प्रागैतिहासिक काल में देख सकते हैं सारी चर्चाएं इसमें की जा चुकी हैं पूर्व के लेक्चर में, इसको आप वहाँ से देख सकते हैं। महत्वपूर्ण लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं। ताम्रपाषाण संस्कृति पर भी हमने चर्चा किया है। इसके बाद मालवा संस्कृति, जोरवी संस्कृति, कायथा संस्कृति, आहट संस्कृति पर भी विस्तृत रूप से चर्चा किया है। बारी बारी से मालवा संस्कृति, जोरवी संस्कृति, कायथा संस्कृति, आहट संस्कृति पर हमने चर्चा किया है। तो इस लेक्चर में जो देखते हैं महत्वपूर्ण रूप से सिंधु घाटी सभ्यता को देख लेते हैं। ये नोट्स जो है महत्वपूर्ण रूप से जीएस वर्ड का है। तो चलिए शुरू करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पीटी और मेंस दोनों के लिए, और यह आईएएस और एसपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिस पर हमने शुरू में इस पर विश्लेषण कर लिया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं, और इस पर आधारित कई लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं विभिन्न टॉपिक के अंतर्गत। तो इसमें इसको थोड़ा सा जो है शॉर्ट और बृहद दोनों सेलेक्टेड नोट्स के अंतर्गत इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसका देखें जो तिथि है सर्वमान्य तिथि कार्बन डेटिंग के हिसाब से 2400 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व जो इसकी तिथि मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता का। सर्वाधिक स्थल गुजरात में, यानी भारत से प्राप्त हुई है सभ्यता के सर्वाधिक स्थल जो गुजरात में है इस सभ्यता के। प्रमुख तथ्य में देखें तो सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता दयाराम साहनी जी हैं। सिंधु सभ्यता प्राक ऐतिहासिक या कांस्य युग में रखी जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है कि सिंधु सभ्यता जो है प्राक ऐतिहासिक या कांस्य युग में रखी जाती है। कांस्य युग को हमने ऊपर देख लिया था, हमने पूर्व में इसमें चर्चा किया था। ताम्रपाषाण काल का पीरियड आप देख सकते हैं, यह है इसी के अंतर्गत जो सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि 4000 ईसा पूर्व से 1500 बीसी तक है, और लौह युग देखें तो आपका यह है। तो इसी के अंतर्गत जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें नोट दिया भी गया है, जिसको हम देख सकते हैं। ये हड़प्पा संस्कृति ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का एक हिस्सा है, क्योंकि हमने देखा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, यानी इसी में नहीं थे, ताम्रपाषाण काल में ही ये सभ्यता नहीं थे। इसी के समय समसामयिक रूप से यानी सामयिक रूप से नहीं था। यानी हड़प्पा संस्कृति ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति का एक हिस्सा मानी जाती है। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति हमने विस्तृत चर्चा कर लिया था, वहाँ से आप देखना चाहें तो ये सारी जानकारी उसमें दी गई है कि इसके अंतर्गत ये संस्कृतियाँ हैं, और उसमें यह है चूंकि इसी का हिस्सा था, तो इसलिए इसको थोड़ा बैकग्राउंड के रूप में जानना चाहें तो ये सब जान सकते हैं या देख सकते हैं। इस पर हमने चर्चा शुरू में कर लिया था, यानी पूरे में इसकी चर्चा की जा चुकी है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। हमने देखा सिंधु सभ्यता प्राक ऐतिहासिक या कांस्य युग में रखी जाती है। इसके बाद देखते हैं, हमने देखा कि सर्वाधिक स्थल गुजरात में, इसमें मूल निवासी इसके जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो मूल निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागर से आए हुए लोग इसके मूल निवासी हैं। नगरीय सभ्यता थे, व्यापार मुख्य पेशा था, यानी नगरीय सभ्यता। ध्यान देना है कि जिस प्रकार से वैदिक संस्कृति जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थे, लेकिन उससे पूर्व जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। साथ ही साथ ध्यान देना है कि व्यापार इनका मुख्य पेशा था, यानी कृषि मुख्य पेशा नहीं था बल्कि व्यापार मुख्य पेशा था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। इसमें प्रमुख बंदरगाह देखें तो एक है लोथल जो कि भारत में, यानी भारत के गुजरात में, एक सूतकोटता है जो कि पाकिस्तान में है। शासन इसका जो था वणिक वर्ग के हाथों में था, यानी व्यापारिक वर्ग के हाथों में जो शासन होता था सिंधु घाटी सभ्यता में। इसके बाद देखें सिंधु सभ्यता की सीमाएं
यानी इसमें डायरेक्शन के हिसाब से नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। तो इसकी सीमाएं क्या हैं? तो नॉर्थ उत्तर में देखें मांदा जम्मू एवं कश्मीर, चिनाब नदी जो है इसकी उत्तरी सीमा है। दक्षिणी सीमा देखें दैमाबाद महाराष्ट्र, गोदावरी नदी जो है इसकी दक्षिणी सीमा है, जो दैमाबाद इसका दक्षिणी सीमा है जो महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर है। इसके बाद देखें इसकी पूर्वी सीमा तो यह है आलमगीरपुर, मेरठ यूपी, हिंडन नदी इसकी सीमा है, यानी उत्तर प्रदेश में यानी भारत में है ये पूर्वी सीमा। यानी इसकी 3 सीमाएं जो है उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी भारत में है। और यह जो सीमा है सो कांडे डोर, यह बलूचिस्तान दास्त में पाकिस्तान में इसकी पश्चिमी सीमा है। हालांकि ये सारे ही भारत के हिस्से थे। बंटवारा के बाद जो एक तरह से कह सकते हैं अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल्स पॉलिसी के अंतर्गत जो है 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन करके पाकिस्तान बना दिया था। सारे भारत जो भारतीय महाद्वीप के हिस्से थे, भारतीय संस्कृति थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस पर देखते हैं, यानी ये आपका इसकी सीमाएं रहे, सिंधु घाटी सभ्यता की सीमाएं को हमने देख लिया। इसके बाद यहाँ पर देखें सिंधु सभ्यता का व्यापार। सिंधु सभ्यता, चूंकि ध्यान दें कि यह एक इनका मुख्य पेशा जो था वह व्यापार था और शासक में वणिक वर्ग के हाथों में था। तो सिंधु सभ्यता का व्यापार देखें तो इसमें आयातित वस्तुएं और स्थल क्षेत्र, यानी कौन सी वस्तुएं आयात करते थे और कहाँ से आयात करते थे, यह चीज़ इसमें दी गई है। यानी ये सारी चीज़ें इसमें ये महत्वपूर्ण रूप से उपयोगी हैं एग्जाम दृष्टिकोण से। तो इसमें देखें सोना या गोल्ड ये कहाँ से मंगाते थे? तो अफगानिस्तान, फारस, कर्नाटक से मंगाते थे, यानी आयात करते थे। चांदी जो है ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया से मंगाते थे। तांबा देखें तो खेतड़ी राजस्थान से और बलूचिस्तान से मंगाते थे तांबा। टीन जो है ईरान और अफगानिस्तान से मंगाते थे। सेल खड़ी देखें तो बलूचिस्तान और राजस्थान और गुजरात से मंगाते थे। हरित मणि जो है दक्षिण भारत से मंगाते थे। शंख एवं कौड़ियाँ जो मंगाते थे आयात करते थे सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत से मंगाते थे। नील रत्न जो है बदख्शा अफगानिस्तान से मंगाते थे, आयातित करते थे। शिलाजीत देखें तो ये हिमालय क्षेत्र से शिलाजीत का आयात करते थे। फिरोजा जो है ईरान से मंगाते थे। लाजवर्द जो है बदख्शा और मेसोपोटामिया से आयातित करते थे। गोमेद देखें तो सौराष्ट्र, गुजरात से मंगाते थे। स्टेटाइट देखें तो ईरान से आयातित करते थे या मंगाते थे। स्फटिक देखें तो दक्षिण यानी दक्कन पठार उड़ीसा, बिहार से आयातित करते थे। स्लेट देखें तो कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश से स्लेट का आयात करते थे। और शीशा देखें तो ये ईरान, राजस्थान, अफगानिस्तान, दक्षिण भारत से शीशा का आयात करते थे। इस सभ्यता के लोग सिंधु सभ्यता का व्यापारिक क्षेत्र रहा। इसके बाद देखें तो पतन के संदर्भ में विद्वानों के मत, यानी ये सभ्यता नष्ट कैसे हुई उसमें विद्वानों का विभिन्न मत है और मतों में जो है विभिन्नता भी है, एक समानता नहीं है। तो यह मेंस के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस संदर्भ को अक्सर पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो इस पर जो है जब भी आप इसका स्पष्टीकरण दें तो उसके साथ उसका मत देना आवश्यक होता है, क्योंकि इतिहास है, इतिहास में मत विभिन्नता सदैव बनी रहती है, इसलिए उसका स्पष्टीकरण देना जरूरी है और सोर्स दिखाना जरूरी है और पीटी के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इसमें देखें विद्वान उनका मत यानी बाढ़ से नष्ट हुई, एक इनका मत है, यह है यानी जॉन मार्शल, मैके एवं SR राव जी जो मानते हैं कि बाढ़ से सभ्यता नष्ट हुई। और वाय एवं आर्यों के आक्रमण से जो नष्ट हुई ये मत है गार्डन चाइल्ड एंड विलेज जी का है। जलवायु परिवर्तन से सभ्यता नष्ट हुई यह मानना है ओरल स्टाइन AN घोष जी का। भूगर्भिक परिवर्तन से सभ्यता नष्ट हुई यह मानना है MR साहनी जी का। और प्रशासनिक शिथिलता से सभ्यता नष्ट हुई यह मानना है जॉन मार्शल जी का। इन्हीं के निर्देशन में सभ्यता का प्रकाश किया गया था। और प्राकृतिक आपदा से सभ्यता नष्ट हुई यह मानना है कि UR कनेडी का। इसके बाद देखें भारत स्थित सबसे बड़ा पूर्व हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी है। यानी भारत स्थित सबसे बड़ा पूर्व हड़प्पा स्थल क्या है? राखीगढ़ी है। हम इस पर देखेंगे राखीगढ़ी के बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं। राखीगढ़ी कहाँ पर है? तो घग्गर नदी, हिसार जिला, हरियाणा में है। इसका उत्खनन जो है सूरजभान 1963 से 1997 में अमरनाथ द्वारा खुदाई की गई और यह प्राक हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा के साक्ष्यांश मिले हैं। भारत में स्थित इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यह ध्यान देना, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। देखा यह चीज़ कि भारत स्थित सबसे बड़ा पूर्व हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी है जो हरियाणा में है। इसके बाद यहाँ देखें सिंधु सभ्यता के 3 चरण है। प्रारंभिक चरण इसका जो शुरू होता है वह 3300 ईसा पूर्व से लेकर के 2600 ईसा पूर्व इसका प्रारंभिक चरण है। परिपक्व चरण देखें तो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक इसका परिपक्व चरण है। और उत्तर हड़प्पाई जो है यह देखें 1900 से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक इसका उत्तर हड़प्पाई काल है। यानी सिंधु सभ्यता के 3 चरण इसमें देखने को मिलते हैं। थोड़ी सी जानकारी इसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। हमने देखा कि इसकी सिंधु सभ्यता की जो सीमाएं हैं वो यहाँ पर दर्शाया गया है। और इसका एरिया देखें यानी इसका क्षेत्रफल देखें तो यह लगभग जो है 12 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। आकार इसका ट्रायंगल है, ट्रायंगल मतलब त्रिभुजाकार आकार है। और सन जॉन मार्शल के निर्देशन पर, यानी सन जॉन मार्शल हमने देखा ये जो है यहाँ जो विद्वान है ये है आपके हैं, इनके निर्देशन पर, सन जॉन मार्शल के निर्देशन पर राय बहादुर दयाराम शाहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई करा करके, हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ा, हड़प्पा की खुदाई, ये सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के नाम जानते हैं। तो 1921 में हड़प्पा की खुदाई करवाकर इस सभ्यता पर प्रकाश डाला था। और हमने स्वरमान तिथि को देख लिया था, कार्बन डेटिंग के माध्यम से है। और प्रमुख स्थल जो है वो आगे इसमें चर्चा करेंगे। प्रमुख स्थलों में देखें तो सबसे पहले जो खुदाई किया गया था हड़प्पा के, यह दयाराम शाहनी के निर्देशन में 1921 में यह जो है हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। और इसकी वर्तमान स्थिति देखें तो मोंटगोमरी पंजाब
पाकिस्तान में है और सारी विशेषताएं आगे हम इसको देख लेंगे। फिर इसके बाद मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला कहा जाता है, कालीबंगा काले रंग की चूड़ियाँ कही जाती है। इसके बाद लोथल को हमने देख लिया था जो कि बंदरगाह शहर था। इसके बाद चामुंडड़ो को देखा, रंगपुर जो है, और धोलावीरा जो है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल जो है धोलावीरा में है। इस पर आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आगे इसमें चलते हैं, यानी यहाँ पर विशेषताओं के अंतर्गत आर्थिक स्थिति को हम देख लेते हैं, इनका इकोनॉमी स्टेटस क्या था। यानी उपरोक्त जानकारी देखने के बाद हम आर्थिक स्थिति या इकोनॉमी स्टेटस देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का क्या था। तो ऊपर से क्रमशः देखने का प्रयास करते हैं। तो प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। 2 फसलें खेती करते थे, हल का प्रयोग करते थे, फसलों की विविधता थी, यानी फसलों की बुआई में विविधता थी, अर्थात एकरूपता नहीं थी, यानी एक ही फसल का बार बार पैदावार नहीं करते थे, उसमें विविधता देखने को मिलती है। ये विशेषताओं के अंतर्गत शामिल है। 9 फसलों की खेती करते थे। ध्यान देना है कौन कौन सी फसलें, जिसमें गेहूं है, जौ है, राई है, मटर है, तिल है, सरसों है, चावल है, कपास है एवं अनाज की उत्पादन जो है 9 फसलों की खेती जो है सभ्यता के लोग करते थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। कृषि कार्य हेतु प्रस्तर यानी पत्थर एवं कांसे के औजारों का प्रयोग करते थे। ध्यान देना है कि ये लोहे का प्रयोग नहीं करना जानते थे, इसमें पत्थर का प्रयोग करते थे और कांसे का औजारों का प्रयोग करते थे। कोई फावड़ा या फाल नहीं मिला है, संभवतः लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। इसके बाद देखें तो यह आपका है यानी वाणिज्य एवं व्यापार, वाणिज्य एवं व्यापार को समझ लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे पशुपालन के अंतर्गत। तो सबसे पहले पशुपालन को ही हम देखते हैं यहाँ पर। तो पालतू जानवर जो आपका है, इनके द्वारा जो जानवर पाले गए थे यानी पेट एनिमल थे, उसमें बैल, भैंस, गाय, भेड़, कुत्ते एवं खच्चर। हाथी को पालतू बना लिया गया था। कुबड़ वाला बैल सबसे प्रिय पशु था। वहीं ऊँट की अस्थियां कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कालीबंगा को हमने देखा, ये काले रंग की चूड़ियों, कालीबंगा का मतलब होता है। और यह जो आपका देखें तो राजस्थान के हनुमानगढ़ में इसकी वर्तमान स्थिति है। 1953 में इसका उत्खनन कराया गया था, यह घग्गर नदी की तट पर है। इसका उत्खनन बी के थापर एवं ब्रिजवासी लाल ने किया था, यानी कालीबंगा का। सुरकोटता में घोड़े के अवशेषों के मिलने की रिपोर्ट पहचान संदेहग्रस्त है। नोट हड़प्पा संस्कृति में न तो घोड़े की हड्डियां और न इसके प्रारूप मिले हैं, यानी यहाँ पर संदेहग्रस्त रूप से सुरकोटता मिले हैं, लेकिन इस सभ्यता में हमने देखा कि पालतू जानवर घोड़े में शामिल नहीं है। तो ये पशुपालन के आधार पर रहा। इसके बाद यहाँ पर व्यापार विनिमय, यानी यहाँ जो लिखा है वाणिज्य व्यापार, वो नीचे दिया गया, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर यह है कि व्यापार विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में अनाज के बड़े गोदाम मिले। ध्यान देना है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में अनाज के बड़े गोदाम मिले हैं। देशी व्यापार की परिवहन के साधन क्या थे? बैलगाड़ी एवं पशु, जबकि विदेशी व्यापार मुख्यतः जल परिवहन से होता था। यानी विदेश से व्यापार करने के लिए जल परिवहन का प्रयोग करते थे, जबकि अपने ही देश में देशी व्यापार में बैलगाड़ी एवं पशु का प्रयोग करते थे। बंदरगाह से जुड़े शहर में देखें तो आपका जो है बालाकोट है, डाबरकोट है, सुतकांडा गेर है, सोटका कोट है, मुंडी गाक है, मालवान है, भरतराव तथा प्रभास पाटन जो है बंदरगाह से जुड़े शहर थे। विदेशी क्षेत्र देखें जिनसे व्यापार होता था तो दिलमुन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिलमुन आधुनिक बहरीन का नाम दिलमुन है। मन का ओमान, आधुनिक ओमान का नाम मन का था। मेसोपोटामियाई अभिलेखों में, यानी जो इराक की सभ्यता मेसोपोटामिया है, तो मेसोपोटामियाई अभिलेखों में जो है मेलुहा शब्द सिंधु क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होते हैं। मेलुहा जो शब्द है वो सिंधु क्षेत्र के लिए प्रयोग होता था। इस सभ्यता में मेसोपोटामियाई अभिलेखों में मेलुहा शब्द सिंधु क्षेत्र के लिए प्रयुक्त हुआ था। इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके बाद माप तौल की इकाइयों को समझ लेते हैं। मेजरमेंट इनका क्या था? तो तौल की इकाई 16 के आवर्तकों में थी, जैसे 16 चौको 64, यानी 16 के आवर्तक में थे। सैंधव लोग मापना भी जानते थे। उदाहरण, लोथल से हाथी दांत से निर्मित पैमाना मिला है। जब विकास मिला, ध्यान देना है। दशमलव पद्धति पर आधारित मापतौल प्रणाली थी। दशमलव पद्धति का मतलब जैसे हम जानते हैं कि जो एक दशमलव सिस्टम होता है, एक डेसिमल होता है। तो दशमलव सिस्टम जो अपनी भारत की देन है, यानी भारत ही दशमलव खोज की जो है प्रणेता या अग्रदूत है या खोज करता है, जिसमें दशमलव का मतलब होता है जिसका बेस 10 होता है, और एक बाइनरी नंबर होता है जिसका बेस 2 होता है, ऑक्टेन नंबर होता है जिसका बेस 8 होता है, डेसिमल होता है जिसका बेस 16 होता है। हालांकि एक जो आगे जो जानकारी ये नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएगी। तो इसमें जिसका बेस 10 होता है दशमलव सिस्टम होते हैं, यानी इसमें 10 संख्याएं होती हैं। 10 संख्याएं का मतलब आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्याएं जो होती है सिस्टम पर आधारित होती हैं, और इसका बेस जो होता है 10 होता है। और दशमलव देखें, केवल दशमलव यदि पूछता है तो दशमलव ये आपका होता है जिसको भिन्नात्मक रूप से प्रदर्शित करने से आपकी जो भिन्न होती है यानी फ्रिक्शन होता है वो दशमलव से 3/2 हुआ तो 1.2, और एक दशमलव संख्या हो गई। जबकि दशमलव पद्धति करेगा तो इसका बेस 10 होता है। दोनों में अंतर यही है, ध्यान देना इस चीज़ को। तो आगे इसमें देखते हैं, हालांकि मैथमेटिकल रूप से चैप्टर हो जाएगा, ज़्यादा चर्चा इस पर करेंगे। तो मापतौल को हमने देख लिया, और इसके बाद आगे देखते हैं। तो यह आपका है उद्योग एवं शिल्प कला, देख लेते हैं। इसमें देखें तो मोहनजोदड़ो से ईंट के
मोहनजोदड़ो से ईंट के भट्टों के अवशेष मिले हैं। हड़प्पाई लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, यह इंपॉर्टेंट है। वे तांबा में टिन मिलाकर कांसा बनाते थे। यानी ध्यान देना है कि कापर और टिन से जो होता है वो कांसा बनता है, यानी दोनों का मिक्सचर यह है, कांसा बनता है, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको कहते हैं, हमने देखा ऊपर। तो नाव बनाने के साक्ष्य लोथल से मिट्टी की नाव मिले हैं। लोथल जो गुजरात में है, बंदरगाह शहर है। इसके बाद लघु धातु मूर्तियां मिली हैं। मोम सांचा विधि, इस पर हम विस्तृत से चर्चा कर लिया था। स्थापत्य कला के अंतर्गत जो है 2 लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो लघु धातु मूर्तियां मिली और कैसे बनती थी, मोम सांचा विधि से बनती है, इस पर हम विस्तृत से कर लिया है। प्रमुख उद्योग देखें तो सूती वस्त्र उद्योग था, यानी कपास खोजने का श्रेय इन्हीं को मिलता है। तो सूती वस्त्र उद्योग जो यहाँ का प्रमुख उद्योग था। चांदी सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में पाई गई थी, ध्यान देना कि चांदी भी सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में पाई गई है। कांस्य कला, मृत मूर्तियाँ यानी मिट्टी की मूर्तियाँ, मन का निर्माण था, मोहन निर्माण की कला प्रचलित थी। प्रमुख कलाकृतियाँ देखें तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य की मुद्रा, यानी नृत्य करते हुए जो है लड़की की मुद्रा को हमने स्थापत्य कला में विस्तृत रूप से समझ लिया था। तो नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की कांस्य प्रतिमा यहाँ से मिली है। हड़प्पा एवं चाहुंदड़ो से प्राप्त कांसे की गाड़ियां मिली है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले सिर की पत्थर की मूर्ति मिली है, संभवतः पुजारी पर। इस पर हम विस्तृत चर्चा कर लिया है पूर्व के अंकों में, वहाँ से आप देख सकते हैं। यानी स्थापत्य कला के अंतर्गत हमने इस चीज़ को देखा था। इसके बाद स्वास्तिक चित्र देख लेते हैं। तो इसमें यह बर्तन, मिट्टी के बर्तनों में एक रूपता, बर्तन सादे हैं, पक्की मिट्टी की मृण मूर्तियां मिली हैं। बर्तनों पर लाल पट्टी के साथ काले रंग की चित्रकारी की गई है, ध्यान देना है। बर्तनों पर क्या, लाल पट्टी के साथ काले रंग की चित्रकारी की गई है। बर्तनों पर वनस्पति का चित्रांकन पशुओं की अपेक्षा ज्यादा है, यानी वनस्पतियों की जो चित्रांकन है ज्यादा है अपेक्षा पशुओं के। बर्तनों पर मुद्रा के निशान भी हैं। मोहरों को देख लेते हैं जल्दी से। तो ये हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृति है। आकृति मोहरों की क्या थी, चौकोर, अधिकांशतः बेलनाकार, यानी चौकोर, अधिकांशतः चौकोर थे। इसके अलावा बेलनाकार, वृत्ताकार, आयताकार भी थे। अधिकांश मोहरे मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहरों पर सर्वाधिक चित्र एक सिंग वाले सांड या वृषभ का मिला है। मोहरों पर चित्रित पशु गैंडा, भैंसा, हाथी, बाघ, हिरण है। अधिकांश मोहरे सिल खड़ी की बनी होती थी। अधिकांश मोहरें किससे बनी है, सिल खड़ी की बनी है। लिपि देख लेते हैं। हालांकि लिपि तो पढ़ी नहीं जा सकी अभी तक इस सभ्यता का जो है, लेकिन फिर भी लिपि जो इनकी थी समृद्ध थी, इसको देख लेते हैं। लिपि क्या इनकी थी, लिपि भाव चित्रात्मक थे। जो इनकी लिपि थी वो भाव चित्रात्मक है, जो क्रमशः दाईं ओर से बाईं ओर, यानी दाईं ओर से बाईं ओर था, बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी, दोनों ओर से लिखे जाते थे। यानी दाईं ओर से बाईं ओर का मतलब ऐसे जैसे आधुनिक उर्दू भाषा को देख सकते हैं, तब बाईं ओर से दाईं ओर जैसे कि हिंदी देवनागरी लिपि है लिखी जाती थी। इस पद्धति को बेस्ट्रोफिदोन कहा जाता था, समानतः दाईं से बाईं। हड़प्पा लिखावट अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए इस सभ्यता पर पूरी विस्तृत जानकारी जो है वो नहीं प्राप्त हो सकी है, क्योंकि लिपि जो है पढ़ी नहीं जा सकी है। इसके बाद पॉलिटिकल स्टेटस इस सभ्यता को देख लेते हैं जल्दी से। राजनीतिक स्थिति क्या थी, तो शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में था। हंटर के अनुसार यहाँ की शासन व्यवस्था जनतांत्रिक पद्धति से चलती थी। स्टुअर्ट पिगट ने इस सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को बताया था। धार्मिक स्थिति, यानी इनका जो रिलीजियस स्टेटस था वो क्या था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। तो मातृ देवी की उपासना, पशुपति शिव, लिंग एवं योनि पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, अग्नि पूजा आदि का प्रचलन था। धार्मिक दृष्टिकोण का आधार यह लौकिक एवं व्यवहारिक था। भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि में विश्वास करते थे। यज्ञ से परिचित तथा पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। कालीबंगा से अग्नि वेदिका का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कालीबंगा में देखा है राजस्थान के हनुमानगढ़ में, इस पर हमने चर्चा कर लिया था। तो कालीबंगा से क्या मिला, अग्नि वेदिका के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मंदिर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए, ध्यान देना है कि मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए सभ्यता से। मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की पद्मासन मुद्रा में बैठे पुरुष की एक मोहर मिली। वहीं हड़प्पा से एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव जी की मिली है जो पद्मासन बैठे हैं, और हड़प्पा से जो मिली है एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। इसके बाद सामाजिक स्थिति के साथ प्रमुख साक्ष्य स्थल भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले सामाजिक स्थिति देख लेते हैं, यानी सोशल स्टेटस क्या था उसको समझ लेते हैं। तो परंपरागत इकाई परिवार यानी फैमिली थे। सैंधव समाज संभवतः मात्र सत्तात्मक यानी स्त्री मृण मूर्तियां मिली हैं, तो इससे यह है कि मात्र सत्तात्मक समाज था। समाज अनेक वर्गों जैसे पुरोहित, व्यापारी इत्यादि में विभक्त था। अधिकारी यानी पुरोहित थे, व्यापारी थे, अधिकारी थे, शिल्पी थे, जुलाहे एवं श्रमिक निवासी थे। इसमें व्यापारी सबसे अधिक प्रभावित थे। योद्धा वर्ग के अस्तित्व का कोई साक्ष्य नहीं है। संभवतः दास प्रथा प्रचलित थी। सैंधव लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। आभूषण का प्रयोग पुरुष एवं महिला दोनों करते थे। चलिए अब देखते हैं प्रमुख साक्ष्य स्थल जो यहाँ से प्राप्त हुए उसको देख लें जल्दी से। तो कालीबंगा, इस हमने चर्चा किया था। तो सारे स्थल इसके महत्वपूर्ण बनते हैं। तो इसमें देखें कालीबंगा जो राजस्थान में है। तो कालीबंगा राजस्थान में देखें यहाँ से क्या प्रमुख साक्ष्य स्थल क्या मिले हैं। कालीबंगा जो राजस्थान वहाँ से मिले, जोते हुए खेत मिला है, नक्काशीदार ईंटें मिली हैं और अग्निकुंड मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा का मतलब हमने समझ लिया था, काले रंग की चूड़िया है और इसका उत्खनन बीके तापर एवं ब्रिजवासी लाल ने कराया था 1953 में गगन नदी के तट पर, और आधुनिक स्थिति हनुमानगढ़ राजस्थान में है। तो हमने इसके साक्ष्य देखे। मोहनजोदड़ो देखें यहाँ जो मिला है, मोहनजोदड़ो देखें इसको मृतकों का टीला कहते हैं, और इसका उत्खनन जो है रखालदास बनर्जी जी ने 1922 में किया था। यह सिंधु नदी तट पर है और यह वर्तमान इसकी स्थिति देखें तो लड़काना जिला प्रांत सिंध पाकिस्तान में है। तो यहाँ से जो मिला है स्नानागार मिला है, सबसे बड़ी संध्याकालीन इमारत है स्नानागार के, और पशुपति की मूर्ति मिली है, नर्तकी की मूर्ति भी यहीं से मिली है।
यानी ध्यान दें कि पशुपति महादेव के चारों तरफ जो यहाँ मूर्तियाँ पशुपति महादेव जी की मिली उनके चारों तरफ कौन है, तो हाथी, बाघ और गैंडा है। हाथी, बाघ और गैंडा है। पाँव पर 2 हिरन है और इनका आसन जो है भैंसे का है। और हमने देख लिया कि यहाँ से विशाल स्नानागार, सबसे बड़ी इमारत अन्नागार की विशाल स्नानागार है और सबसे बड़ी इमारत अन्नागार की है। एक अन्य मुहर पर कुबड़ वाले बैल है, शिव का पैमाना, कांसे के नर्तकी, सूती वस्त्र के साक्ष्य है। घोड़े के अस्तित्व का संकेत यहाँ मिलता है। हालांकि इस सभ्यता में घोड़ा नहीं था, जो संदेहप्रद है। तो यह स्थिति रही। लोथल के बारे में हमने देख लिया था कि ये बंदरगाह शहर है जो कि गुजरात के में है और इसका उत्खनन रंगनाथ राव जी ने कराया था 1957-58 में। भोगवा नदी पर है और यह अहमदाबाद गुजरात में है। और हालांकि आगे इस पर जो हम प्रमुख शहरों के बारे में देखेंगे, स्थलों के बारे में देखेंगे, उस पर चर्चा कर लेंगे। यहाँ जो साक्ष्य है, साक्ष्य वही चर्चा करते हैं, अर्थात ज़्यादा विस्तार ये बन रहा है। तो लोथल से जो साक्ष्य मिले, अग्निकुंड मनकी का कारखाना मिला है। हड़प्पा से देखें तो यह सबसे पहला स्थल था। इसकी खुदाई कराई गई थी 1921 में दयाराम साहनी द्वारा। यह रावी नदी तट पर है और मोंट मोगरी पंजाब पाकिस्तान में यह है। तो यहाँ से जो मिला मोहर, अधिकांश मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का चिंकन अंकन मिलता है, एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। इसके बाद चहुंदड़ो देखें, चहुंदड़ो जो पाकिस्तान में है, तो यहाँ से मनका का कारखाना मिला है। चहुंदड़ो जो 1931 में इसका जो उत्खनन गोपाल मजूदार जी ने कराया था, सिंधु नदी सिंध पाकिस्तान में मनकी बनाने का कारखाना, बकराकार ईंटें, कांच की बैलगाड़ी, इक्का गाड़ी के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद कृषि के साक्ष्य देखें जो मिला है। कृषि के साक्ष्य के रूप में मुख्य फसल गेहूं और जौ है। कपास सबसे पहले सिंधु सभ्यता में उगाया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बनावली में देखें तो यह आपका मिट्टी, यहाँ से जो अवशेष मिले हैं वो मिट्टी के हल का अवशेष बनावली से मिला, जो हरियाणा में है। नगरों एवं घरों के विन्यास में ग्रीक पद्धति का उपयोग किया गया है। सूती एवं ऊनी वस्तुओं का प्रयोग होता था। टेराकोटा देखें, इसमें क्या था, टेराकोटा आग में पकी मिट्टी को टेराकोटा कहते थे। काले रंग से डिजाइन लाल मिट्टी के बर्तन, इस बार हमने पूर्व में देख लिया था। मनोरंजन के साधन क्या थे इनके, तो मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी लड़ाई, चौपड़ एवं पासा खेलना इनके मनोरंजन थे। धौलावीरा से जल संग्रह हेतु बांधों के निर्माण का साक्ष्य मिला है। धौलावीरा के बारे में देख लिया था कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल धौलावीरा है, जिसका उत्खनन 1985-90 में R.S. बिष्ट ने कराया था। कच्छ गुजरात में हड़प्पा सभ्यता की उत्थान और पतन के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं धौलावीरा से। और धौलावीरा से जल संग्रह हेतु बांधों के निर्माण का साक्ष्य मिला है। स्वास्थ्य में देखें सूर्य पूजा के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। मंदिर अवशेष नहीं तथा मात्र देवी की उपासना सर्वाधिक होती थी। कुबड़ वाला बैल विशेष पूजनीय था। घोड़े की अस्थियां जो सुरकोटदा, कालीबंगा, लोथल से मिली हैं। यातायात के साधन देखें तो 2 पहियों या 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी जो यातायात के साधन थे। तलवार से परिचित नहीं थे। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति का प्रचलन था। पर्दा प्रथा थी, साथ ही वेश्यावृत्ति का भी प्रचलन था इस सभ्यता में। दाह संस्कार देखें, दाह संस्कार विधि हमने देखा पूर्व के अंक में। वैदिक संस्कृति में के जो महत्व रूप से 16 संस्कार, उसमें अंतिम संस्कार जो है दाह संस्कार ही है। तो दाह संस्कार विधि युग्म समाधि लोथल एवं कालीबंगा से मिले हैं। शव जलाना जो इसके साक्ष्य मोहनजोदड़ो एवं गाडना हड़प्पा से जो शव जलाने का साक्ष्य मिले और दाह संस्कार में युग्म समाधि का लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जल्दी से हड़प्पाई स्थल को देख लेते हैं। इसमें देखें तो यह है कि वर्ष 1924 में जॉन मार्शल तत्कालीन ASI महानिदेशक ने सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। तो यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये स्थल दिए गए हैं, भौगोलिक अवस्थिति है, खोज करता है और प्राप्त साक्ष्य क्या हुए हैं, सारे स्थलों को हमारे बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो इसका स्थल हड़प्पा की खुदाई होती है और यह भौगोलिक अवस्थिति वर्तमान रूप से ये कहाँ पर है, तो रावी नदी की बाएं तट पर है। यह मोंट गोमरी पाकिस्तान में है। इसकी खोज करता दयाराम साहनी जी हैं। 1901 में इन्होंने इसकी खुदाई करवाया। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य क्या मिले हैं हड़प्पा से, तो श्रमिक निवास, 16 भट्टियाँ, 6 अन्नागार, कब्रिस्तान R37 यानी कब्रिस्तान R37 यहाँ से प्राप्त हुआ है। शंख का बना बैल, कांसे का इक्का एवं दर्पण, मंजूसा, बर्तन पर मछुआरे का चित्र, उर्वरता की देवी का चित्र मिला है। ध्यान देना, उर्वरता की देवी का चित्र मिला है। दूसरा देख लेते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में जल्दी से। तो मोहनजोदड़ो ये रहा सिंधु नदी के दाएं तट पर। ध्यान देना है कि रावी नदी की बाएं तट पर और सिंधु नदी के दाएं तट पर। लड़काना पाकिस्तान में भी इसकी उत्खननकर्ता रखाल दास बनर्जी जी 1922 में। इसके बाद ये हुआ यहाँ जो प्राप्त साक्ष्य मृतकों का टीला मिला है। विशाल स्नानागार, अन्नागार, कांसे की नर्तकी, कुम्हार के 6 भट्टे, सूती कपड़ा, शतरंज की गोटियां, दाढ़ी वाला साधु, हाथी का कपाल खंड, पशुपति की अंकन की मुहर, घोड़े के दांत, अभिलेख युक्त सर्वाधिक यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद देखें सुतका गिंडेर को देखें, ये दास नदी बलूचिस्तान पाकिस्तान में भी है। इसको जो उत्खनन करता है ओरेल स्टाइल 1929 में जॉर्ज डेल्स ने इसका उत्खनन कराया। इसकी विशेषता नदी की तटीय व्यापारिक चौकी, राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी, मिट्टी की चूड़ियाँ प्राप्त हुई। इसके बाद आमरी को देख लेते हैं। इसकी स्थिति है सिंधु नदी सिंध पाकिस्तान में यह भी है। इसकी उत्खननकर्ता NG मजुमदार 1935 और चार्ल्स F. डेल्स 1963 से 1979 तक इन्होंने इसका उत्खनन कराया। इसकी विशेषता पूर्व हड़प्पा सभ्यता के चिन्ह तथा परिवर्तन के चरणों की पहचान हुई। 12 सिंहा का नमूना यहाँ से मिला है आमरी से। चहुंदड़ो देखें तो यह सिंधु नदी सिंध पाकिस्तान में इसकी स्थिति है। इसके उत्खननकर्ता NG मजुमदार 1931 में इन्होंने इसका उत्खनन कराया। इसकी विशेषता मोहर उत्पाद केंद्र है, औद्योगिक शहर यह है। मिट्टी की बनी बैलगाड़ी, कांसे की खिलौना गाड़ी,
दबाव, दूर का अभाव, लिपस्टिक का साक्ष्य मन के कारखाना समुद्रों से प्राप्त हुआ है। इसके बाद कालीबंगा को देख लेते हैं। कालीबंगा जो काले रंग की चूड़ियाँ, इसका मतलब होता है, हालांकि इस पर हमने शुरू में ही देख लिया, जो यहाँ लिखा उस पर चर्चा करते हैं। तो कालीबंगा घग्गर नदी राजस्थान भारत से प्राप्त हुआ है। इसके उत्खननकर्ता देखें तो अमलानंद घोष जी हैं। ये 1953 से 1960 तक इन्होंने उत्खनन कराया। इसकी विशेषता है अर्ध काले रंग की चूड़ियाँ, हल द्वारा जोते खेत, बेलनाकार मुहर, पक्की मिट्टी का हल। सबसे पहले ज्ञात भूकंप का साक्ष्य यहाँ कालीबंगा से मिला, अग्निकुंड मिला है, ऊँट की हड्डियाँ मिली है, कच्ची एवं अंकुरित ईंटें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। इसके बाद कोट दीजिए देखें, सिंधु नदी सिंध पाकिस्तान से ये प्राप्त हुआ है। इसके उत्खननकर्ता फजल अहमद 1953-54 में कराया। विशेषता पूर्ण हड़प्पा मिश्रित स्तर, पत्थर की नींव वाले घर, पत्ती के आकार का वाणाग्र, गर्तावास, गहनों का जखीरा, चाक पनी भांडे यहाँ से प्राप्त हुए। इसके बाद रोपड़ देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सतलज नदी पंजाब, ये रोपड़ है। और इसके उत्खननकर्ता देखें तो यज्ञदत्त शर्मा जी हैं। 1953-54 में उत्खनन कराया। तांबे की कुल्हाड़ी, यानी विशेषता में तांबे कुल्हाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई। संघ की चूड़ियाँ मिली, कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने जाने का साक्ष्य रोपड़ से मिला है। सतलज नदी पंजाब भारत में है। इसके बाद रंगपुर देखें तो यह मादर नदी तट पर है और यह गुजरात भारत में है। इसके उत्खननकर्ता रंगनाथ राव जी हैं। 1953-54 में कराया। धान की भूसी, घोड़े की मृण मूर्तियाँ, घोड़े की मिट्टी की मूर्तियाँ, कच्ची ईंटों का दुर्ग और पत्थर के फलक जो है यह रंगपुर से मिले हैं। आगे देख लेते हैं। तो अगला इसमें जो स्थल है सुरपोतदा है। इसकी यह कच्छ गुजरात में है, यानी भारत में। इसके उत्खननकर्ता जेपी जोशी जी 1954 में उत्खनन कराया। यहाँ से जो साक्ष्य मिले घोड़े की हड्डियाँ एवं बर्तन में शवाधान यहाँ से मिला है। लोथल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भोगवा नदी अहमदाबाद गुजरात यानी भारत में यह है। इसके उत्खननकर्ता रंगनाथ राव जी 1957 में उत्खनन कराया। यहाँ की विशेषता जो है अन्नागार है, सुमेरियन मूल से संबंधित अच्छी नलिका सहित सोने के मन के मिले हैं। मन का कारखाना मिला है। गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह यहाँ से मिला है। युग्म शवाधान मिला है। धान की खेती का साक्ष्य मिला है। इसके बाद देखते हैं यह जो इस सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग है वह आलमी गिरपुर है, हिंडन नदी उत्तर प्रदेश में यह स्थित है, यानी भारत में है। इसके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा जी हैं। 1958 में इसका उत्खनन कराया। यहाँ से इसके जो विशेषता है रोटी बेलने की चौकी यहाँ से मिली है, कटोरे के टुकड़े मिले हैं, मिट्टी के पत्थर मिले हैं। गंगा यमुना दोआब का पहला उत्खलित स्थल यह जो है आलमी गिरपुर है। धौलावीरा को देख लेते हैं। तो 1921 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया धौलावीरा को। यह कच्छ गुजरात, धौलावीरा 5वां बड़ा हड़प्पा स्थल है। इसके उत्खननकर्ता जगपति जोशी 1967 और RS बिष्ट 1990-91 में कराया। इसकी विशेषता है धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ सफेद कुआं, 3 भागों में विभाजित एकमात्र शहर, नागरिक उपयोग के लिए सबसे बड़ा अभिलेख, खेल का मैदान, एक संपूर्ण जल प्रणाली के अवशेष यहाँ से मिले हैं। मैंने हमने धौलावीरा के बारे में विस्तार से समझ लिया था ऊपर ही, तो यह ध्यान देना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राखी गढ़ी को देख लेते हैं। तो यह घग्गर नदी हिसार जिला हरियाणा में राखी गढ़ी है। इसके उत्खननकर्ता सूरजभान 1963, 1997 में अमरेंद्र नाथ द्वारा खुदाई कराया गया। इसकी विशेषता प्राक हड़प्पा, यानी इसको हमने ऊपर ही पढ़ा था, प्राक हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। भारत में स्थित इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। इसके बाद मिताथल को देख लेते हैं। यह हरियाणा में है। सूरजभान जी ने इसका उत्खनन 1963 में कराया। तांबे की कुल्हाड़ी संस्कृति के 3 स्तर यहाँ से मिले हैं मिताथल से। इसके बाद बनावली देखें, यह भी हरियाणा में है। स्वस्ति नदी हिसार जिला हरियाणा में, RS बिष्ट 1973 में इसको कराया। इसकी विशेषता देखें पूर्व हड़प्पा तथा उत्तर नगरी मिट्टी की मनके, तांबे की बनी मछली पकड़ने की बंसी, मिट्टी से बने हल्का प्रतिरूप, वास्तविक हल के कुछ टुकड़े, प्रतिरक्षा दीवार के बाहर गहरी और चौड़ी खाई, मिट्टी के चक्के के प्रतिरूप यहाँ से बनावली से मिले हैं। इसके बाद देखें बालाकोट, यह अरब सागर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। इसके उत्खनन RS बिष्ट जी 1973-74 में कराया। पूर्व हड़प्पा के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग, शिपों की कार्यशाला यहाँ से प्राप्त हुई है। इसके बाद देखें तो भगवानपुरा, यह स्थल देखें स्वस्ति नदी कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। इसके उत्खननकर्ता GP जोशी जी 1975 क्षेत्र में कराया। इसकी विशेषता क्या, सफ़ेद, काली एवं आसमानी रंग की चूड़ियाँ यहाँ से मिली हैं। तांबे की चूड़ियाँ भी मिली हैं भगवानपुरा से। इसके बाद कुड़ाल यानी इस स्थल को देखें तो यह स्थल स्वस्ति नदी फतेहाबाद हरियाणा में है। इसके उत्खननकर्ता MR राव जी 1994 में कराया। और इसकी विशेषता है पूर्व हड़प्पा स्थल, चांदी के 2 मुकुट मिले हैं कुड़ाल स्थल से, जो हरियाणा के फतेहाबाद में और स्वस्ति नदी के तट पर है। इसके बाद नोट देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है कि बजट 2020-21 में राखीगढ़ी, हसनापुर, शिवसागर, धौलावीरा, चेन्नैलूर आदि को आइकॉनिक स्थल के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा हुई थी। कब? ये बजट 2020-21 में। अभी देखें तो 1 फरवरी 2025 को अभी बजट भारत के जो वित्त मंत्री जी हैं निर्मला सीतारमण जी ने 8वीं बार जो है बजट पेश किया। तो यह 2025 में पेश किया गया और यह 2020-21 में बताया गया है कि जो स्थल हैं आइकॉनिक स्थल को विकसित किया जाने की घोषणा की गई थी 2020-21 के बजट में। तो इस बजट पर जो चर्चा होगी वह करंट अफेयर्स के अंक में कर ली जाएगी। हालांकि ध्यान देना है कि 2020-21 के बजट में आइकॉनिक स्थल के रूप में इन स्थलों में जिसमें देखें तो राखीगढ़ी, हसनापुर, शिवसागर, धौलावीरा, चेन्नैलूर आदि को आइकॉनिक स्थल पर विकसित किए जाने की घोषणा की गई थी। पूछा जाता है किस बजट में, तो ये बजट ध्यान रखना है 20-21 में।